हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जो कि यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत आता है। यूनिट 1 हमारी होती है स्थिर वैद्युत की, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। एंड इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर आता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसे हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कहते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के बेसिक पार्ट को कवर करेंगे। देन आने वाली वीडियोस में आपको एक एक पार्ट वाइज पार्ट में आपको करके ये पूरा चैप्टर फिनिश कराने वाला हूँ। तो आप इस सीरीज़ को कंप्लीट देखिएगा। इस चैप्टर में लगभग 10 से 12 वीडियोज़ ही बन पाएंगी एंड इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, तो चैप्टर काफ़ी आसान है, चैप्टर बड़ा है नहीं। इसमें 10 से 15 लेक्चर बन सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें डेरिवेशंस भी हैं। 3 से 4 से 5 डेरिवेशन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। एंड थ्योरेटिकल चैप्टर है, काफ़ी आसान चैप्टर है, आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको ये चैप्टर बिल्कुल आसानी से समझाने वाला हूँ। ओके, तो चलिए हम इस चैप्टर का बेसिक समझ लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बेसिक की बात करें तो आप स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपको स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा पता होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप बेसिक अगर सीखना चाहते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो चैप्टर आ रहे हैं उन्हें पढ़ रहे हो, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो पहले पता होना चाहिए ना कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो स्थिर वैद्युतिकी मैंने यहाँ पर सिंपल शब्दों में परिभाषा लिख रखी है, आप याद कर लेना, काफ़ी आसान है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों तथा उनके मध्य होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। काफ़ी आसान डेफिनेशन है एंड आपको याद कर लेनी है। हालांकि एग्जाम्स में नहीं आती है, बट आपको पता तो होनी चाहिए, नॉलेज आपको पूरा होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पेपर में नहीं आएगा उसे क्यों पढ़े, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि पढ़ाई आप सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं करते हो। ओके, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा आसानी से समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा बताता हूँ, समझाता हूँ। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों, अब आवेश स्थिर होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना है, आवेश जो होगा, आपका चार्ज होगा, वो स्थिर होगा, रुका हुआ होगा। ओके, ये आपको याद रखना है। और उनके मध्य जो क्रियाएं होंगी, उनके अंदर जो भी क्रियाएं होंगी, उनका हम अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत। यही आपको मुझे समझाना था, आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर अब हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर थेल्स सबसे पहले वैज्ञानिक आए हैं। थेल्स ने क्या किया था? आवेश उत्पन्न किया था। और कैसे किया था वही मैं आपको बता रहा हूँ। थेल्स ने सर्वप्रथम स्थिर वैद्युतिकी की खोज की थी, और यही जो है स्थिर वैद्युतिकी के खोजकर्ता कहलाते हैं। कौन? थेल्स। ये आपको याद रखना है। इन्होंने अंबर एक पदार्थ होता है, अंबर को जानवर की खाल से रगड़ा। किसने? थेल्स ने जो है अंबर को एक जानवर की खाल से रगड़ा, तो आवेश उत्पन्न हो गया। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से इन्होंने जो है आवेश की खोज की थी, और वो आवेश कैसा था? स्थिर आवेश था, इसलिए स्थिर वैद्युतिकी के खोजकर्ता थेल्स कहलाते हैं। ओके, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे काफ़ी बेसिक नॉलेज लिखिए जो कि आपने क्लास 10th में ही पढ़ रखी होगी। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो वैद्युत आवेश की परिभाषा आप पढ़ लीजिए। सबसे पहले वैद्युत आवेश कहते कितने हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं ना, तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ गई होगी, काफ़ी बेसिक चीज़ अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय दोनों प्रभाव उत्पन्न करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। एंड फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बात आ जाती है टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश के प्रकार। आवेश के 2 प्रकार होते हैं, ये आपको याद रखना है, जो कि आप क्लास 10th में पढ़ाए हो। आवेश के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? धनावेश और ऋणावेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश, जिसे हम पॉजिटिव और निगेटिव कहते हैं। ओके, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इनकी वैल्यूज़ की आपको जो है न्यूमेरिकल्स में, और आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है इन वैल्यूज़ का। ओके, तो इसलिए आप समझिएगा। आवेश मैंने आपको बताया 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। अब धनावेश कौन होता है, ऋणावेश क्या होता है, ये भी आप जानते हो। प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित होता है, एंड जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेशित होता है। ओके, इतना आप जानते हैं। अब बात करते हैं प्रोटॉन के वेट की और प्रोटॉन के चार्ज की। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के वेट की और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की। ये आपको जो है संख्याएं हैं, इन्हें आपको याद रखना है।
आपसे पूछा जाए कि वेट ऑफ प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन का भार, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स ये इसका भार हो जाएगा। ओके, द्रव्यमान हो जाएगा, भार कहिए या द्रव्यमान कहिए, बात एक ही है। ओके, तो आपको अगर कोई पूछता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान बताइए तो आप बताएंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। ओके, ये आपको याद रखना है। एंड इसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है प्रोटॉन पर चार्ज बताइए, तो प्रोटॉन पर चार्ज तो आपने 10th में ही पढ़ लिया था, जो कि प्लस का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, कूलाम आप यूनिट जरूर लगाइएगा, ऐसे मैं को बोल रहा हूँ क्योंकि पता तो तभी लगेगा ना। अब आप चार्ज पूछ रहे हो तो वो कूलाम में आएगा, वेट पूछ रहे हो यानी कि द्रव्यमान पूछ रहे हो तो वो किलोग्राम में आएगा, भार जो है द्रव्यमान में आएगा। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन पर अगर आपसे कोई पूछता है इलेक्ट्रॉन का भार बताइए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताइए, तो आप कहेंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम्स। ओके, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम्स, ये आपको याद रखना है। देन इसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रॉन पर आप चार्ज बताइए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताइए कितना होता है, तो आप कहेंगे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। दोस्तों ये 4 वैल्यूज ऐसी हैं जो आपको याद करनी ही करनी है, आपको ये अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लेनी है। ओके, ये 4 वैल्यूज़ को आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ओके, एंड इसके बाद एक नोट्स की बात करते हैं। नोट्स यहाँ पर मैंने लिख रखा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश की खोज सर्वप्रथम मिलिकन ने अपने तेल बूंद प्रयोग की सहायता से की थी। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि नहीं प्रोटॉन पर आवेश बता दिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बता दिया, आखिर ये आवेश की खोज करता कौन है और कैसे की थी इसकी खोज, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना, आपको क्यों का जवाब मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश की खोज सर्वप्रथम मिलिकन ने की थी, और कैसे की थी, तेल बूंद प्रयोग की सहायता से की थी। ओके, तो ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे कैसे की थी और किसने की थी, ये आपको याद रखना है, सिर्फ याद रखने वाली चीज़ थी ये। अब यहाँ पर आ जाते हैं मेन पॉइंट पर, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा अगर आपने नहीं लिया है तो। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हो तो कोई बात नहीं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर मैं आपको सभी चैप्टर की PDF हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराते रहता हूँ। ओके, एंड यहाँ पर बात करें SI मात्रक, MKS मात्रक, CGS, विमीय सूत्र, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये MCQs में डायरेक्ट पूछी जाती है। आपसे पूछा जाएगा आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है, यानी इसे हम C से डिनोट करते हैं। ओके, आवेश का MKS मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। ओके, आवेश का CGS मात्रक क्या होता है, तो फ्रैंकलिन या स्टेट कूलाम, ये आपको याद रखना है। एंड आवेश का विमीय सूत्र पूछा जाए तो M0L0T0A, यह इसका किसका हो जाएगा, आवेश का जो है विमीय सूत्र हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। एंड इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, तो फैराडे होता है, ये आपको याद रखना है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक पूछा जाए तो फ्रैंकलिन। ओके, ये आपको याद रखना है, काफ़ी आसान चीज़ थी, और ये तो आप 10th में ही पढ़ के आए कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देखिए चित्र के थ्रू आप अच्छे से समझेंगे, सजातीय माने दोनों सेम होंगे, विजातीय माने दोनों डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सजातीय यानी कि प्लस प्लस एक दूसरे को रिपल करता है, जैसे कि आप पढ़ के आए हो, रिपल माने प्रतिकर्षण करता है। ओके, अब यहाँ पर माइनस माइनस है, यानी कि है तो सजातीय ही, है तो समान आवेश, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना, तो यानी कि ये आकर्षण करेगा। आप समझ गए होंगे, काफ़ी आसान चीज़ है जो कि आप पढ़ के आए हुए हैं। तो आवेश एक सदिश राशि है, ये भी आपको याद रखना, आवेश एक सदिश राशि है। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में MCQs के थ्रू पूछी जाती है, और वहीं पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हुए चलते हैं। आपको इग्नोर कुछ भी नहीं करना है, सिलेबस में जितना है उतना पढ़ना ही है, आपको नंबर्स के ऊपर नहीं जाना है। अगर आप नॉलेज आपके पास होगी तो नंबर्स तो आपके पास खुद चल के आएंगे, है ना, ये आपको याद रखना है, ज़्यादा नंबर्स के पीछे फोकस नहीं करना। दोस्तों पढ़ने का मेन उद्देश्य आपका जो है नॉलेज होना चाहिए, ना कि नंबर। ओके, नंबर कुछ नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज है तो नंबर आपके पास स्वयं चलकर आएंगे, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको पढ़ लेना है कि धनावेश में इलेक्ट्रॉन की कमी तथा ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, ये भी बात आपको समझने की है। धनावेश जो होगा, कोई भी पदार्थ अगर धनावेशित है तो यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी तो वो धनावेशित होगा ना। अब ऋणावेशित है कोई वस्तु, ऋणावेशित है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। आप समझ गए होंगे, काफ़ी आसान है, केमिस्ट्री में भी आप इतना समझते ही हैं।
इसके बाद आप यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन गतिशील तथा प्रोटॉन अगतिशील होता है। ये भी आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो गतिशील होगा और वहीं बात करें प्रोटॉन की तो प्रोटॉन बिल्कुल भी गति नहीं करता है, मोशन नहीं करता है, वो स्थिर होता है। अब कैसे, आपने एटम का स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा तो वहाँ से आप समझ सकते हो इजीली। कोई भी वस्तु जो है विद्युत रूप से उदासीन होती है, अर्थात उस पर जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा, ऐसा होता है। कैसे, तो यहाँ पर आप उदाहरण के थ्रू समझिए। उदाहरण में हमने सोडियम लिया है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 11 होता है, आप जानते हैं। तो ये उदासीन होगा। उदासीन कैसे, इलेक्ट्रॉन इसके पास 11 हैं, प्रोटॉन इसके पास 11 हैं। तो यही बोला गया है कि कोई भी जो है वस्तु जो होगी विद्युत रूप से उदासीन होगी, यानी कि उस पर जितना धनावेश होगा उतना ही उस पर ऋणावेश होगा। तो आप देख सकते हैं Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है, जो कि उदासीन होगा। कैसे उदासीन होगा, क्योंकि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन और 11 ही प्रोटॉन होंगे। तो दोस्तों आप समझ गए, आज का ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। एंड आने वाले वीडियोस में हम आवेशन और गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक यंत्र होता है, उसकी सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर आवेश है या नहीं, और आवेश है तो कौन सा आवेश है, वो भी सारा कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर्स आपको प्रोवाइड ना किए जाएं, जिससे कि आप बोर बिल्कुल भी ना हो, ओके, ताकि आपको कम टाइम में अच्छी नॉलेज मिल सके, यही मेरा पर्पस है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के भी साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी चैप्टर्स को ईजिली समझ पाएँ और अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ, ओके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।